हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस कोगा। ठीक है। अब केस में क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय था जिसकी डेथ हो गई। अब उस एम्प्लॉय के ऊपर दो उसकी बहनें फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, जो कि विधवा भी थी। ठीक है, देवर अडल्ट्स एंड दे वर विडो। अब उनका कहना था कि भाई हमारा भाई हमारा सारा खर्च चलाता था, वही हमें कंपनसेशन देता था, तो ये जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट है उसकी डेथ पर हमें मिलना चाहिए। अब कमिश्नर ने उनकी इस डिपेंडेंसी को एक्सेप्ट कर लिया और कंपनसेशन उनको दे दिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने इस कंपनसेशन को चैलेंज कर दिया, ये कह के कि भाई विडोड सिस्टर को इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल सकता जब तक कि वो माइनर नहीं है। एक्चुअली अगर बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो ये कहानी 2025 की नहीं है, 23 की है। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट बनाया गया था 1923 में। अब उस जमाने के इंडिया में आज के जमाने के इंडिया में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय चाइल्ड मैरिजेस कॉमन थी, चाइल्ड मैरिज कॉमन थी तो बहुत कम उम्र में लड़के और लड़की जो है वो विडोशिप की तरफ चले जाते थे, है ना। गर्ल्स की शादी 12-15 की एज में हो जाती थी तो वो जल्दी विधवा भी हो जाती थी भाई, मेडिकल फैसिलिटी भी उतनी नहीं थी, तो उनके विडो बन जाने का, कम उम्र में विडो बन जाने का रिस्क रियल था। तो इट वाज नॉट अ रेयर possibility or an unusual circumstance where you'd see a child widow। तो बाल विधवा जिसे कहते हैं। फैमिली स्ट्रक्चर भी एक्सटेंडेड हुआ करता था, भाई अपनी छोटी भाई बहनों को पालते पोसते थे, कोई बहुत अजब गजब बात तो थी नहीं। तो इसीलिए उस प्रोविजन को ऐड किया गया उस टाइम पे कि भाई अगर विडो सिस्टर है, माइनर है, डिपेंडेंट है, तो भाई के मरने के बाद उससे कंपनसेशन दिया जाएगा। अच्छा, अब आप अगर आज हम सोचे तो ये वर्डिंग बहुत एब्सर्ड है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से वर्डिंग एब्सर्ड नहीं थी। इंश्योरेंस कंपनी का यही कहना था कि भाई लॉ की वर्डिंग बिल्कुल क्लियर है, कंपनसेशन तब मिलेगा जब बहन अडल्ट ना हो। विधवा ठीक है लेकिन माइनर होनी चाहिए, अगर माइनर नहीं है तो कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो it is a pure statutory wording which restricts any kind of compensation to be given to an adult widow sister even if she was dependent on the deceased। यही बना डिस्प्यूट, हाई कोर्ट के सामने गया मैटर। हाई कोर्ट ने कमिश्नर की रीजनिंग को सपोर्ट किया कि ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, वर्डिंग भले ही रेस्ट्रिक्टिव हो लेकिन पर्पस तो भला करने का था। अगर सिस्टर वाकई डिपेंडेंट हैं तो उनको कंपनसेशन डिनाई नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज लॉ 1923 का कुछ और कहता था। भाई 1923 की रिडंडेंसी अब खत्म हो चुकी है, ठीक है, इसलिए हाई कोर्ट ने कंपनसेशन को अपहोल्ड किया। अब केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मैटर सुना। दो चीजें उनके सामने आती हैं। सबसे पहले तो आती है लेजिस्लेटिव वर्डिंग। कोर्ट ने इनिशियली 17 अगस्त को जजमेंट रिजर्व किया था लेकिन रीलिस्ट कर दिया और जजमेंट अब आ चुका है थैंकफुली। ठीक है, अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दो चीजें, लाइक आई सेड, सबसे पहले तो वर्डिंग, लेजिस्लेटिव वर्डिंग। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट जो 1923 में एक्ट इनैक्ट किया गया था, जहां पे डिपेंडेंट की डेफिनेशन को समझाया गया है एज अ माइनर ब्रदर और एन अनमैरिड सिस्टर और अ विडोड सिस्टर इफ अ माइनर। कोर्ट ने नोट किया कि अगर आज के टाइम को कंसिडर करें तो एक बाल विधवा बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जब आया तो शादी की एज आ गई है कि नहीं। अब शादी की एज जो है वो एडल्ट एनीवे हो गई है, अगर उससे कम शादी की जाए तो लेजिस्लेशन पनिश भी करता है, करने वाले कर देते हैं, लेकिन इट वुड बी अगेन एन अनयूजुअल सर्कमस्टांस। 1923 के आसपास ये अनयूजुअल सर्कमस्टांस नहीं था, लेकिन अब एक कम उम्र की बाल विधवा को, बालक विधवा को देखना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत अनयूजुअल है। कोर्ट का व्यू था कि भाई मैटर नीड्स टू बी कंसिडर्ड बाय द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर सूटेबल अमेंडमेंट। इस एक्ट को, डिपेंडेंट की डेफिनेशन को अमेंड करने की जरूरत है। कोर्ट ने एक कॉपी ऑफ द ऑर्डर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजी है, जो लॉ कमीशन के चेयरपर्सन को फर्दर ये रेफर कर सकें ताकि एक्ट में अप्रोप्रिएट चेंजेस किए जा सके, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड नाउ दैट द वर्ल्ड हैज चेंज्ड।
कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया कि भाई रजिस्ट्री को इमीडिएटली इंटिमिडेशन भेजिए कि अपील को डिसमिस कर दिया जाए टू द रिस्पोंडेंट्स टू इनेबल देम टू विथड्रॉ द अमाउंट लाइंग डिपॉजिटेड इन द कर्नाटका हाई कोर्ट। जो कर्नाटका हाई कोर्ट में डिपॉजिटेड अमाउंट है कंपनसेशन की, वो इमीडिएटली रिलीज की जाए, क्योंकि आपको उन्हें देना ही पड़ेगा कंपनसेशन। ठीक है, तो कोर्ट ने लाइक विडोड सिस्टर डिपेंडेंट तभी मानी जाएगी तब वो माइनर हो। अब अगर लिटरली लॉ को फॉलो करोगे तो फिर आप अन्याय कर रहे हो, है कि नहीं? बस क्योंकि ब्लैक लेटर लॉ को फॉलो करना है तो एक जीता जागता इंसान बहुत ज्यादा मुश्किल में आ सकता है, बहुत मुसीबत में आ सकता है, डेस्टिट्यूट हो सकता है, मर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या लिखी हुई बात को फॉलो करना इतना जरूरी है कि ह्यूमन लाइफ को, डेस्टिट्यूशन को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाए? अगर लॉ को नहीं फॉलो किया जाता है तो एक लिटरल टेक्स्ट ब्रेक हो जाता है। रियलिस्टिकली लाइक आई सेड, कोर्ट का यही विचार था कि इस समय माइनर विडोज तो मिलेंगी नहीं, तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट को पहले तो अमेंड होने की जरूरत है। अब इसी अमेंडमेंट को लेकर आगे बढ़ा है कोर्ट। जैसे मैंने बताया कि भाई रजिस्ट्री को भेजा गया है कि तुरंत कंपनसेशन को रिलीज किया जाए, और लॉ कमिश्नर को भी, एक लॉ कमीशन के चेयरपर्सन को भी एक लेटर ऑफ द ऑर्डर भेजा गया है कि आप इसमें अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट लेकर आए। तो 3 काम किए गए। सबसे पहले तो अपील डिसमिस हो गई, कंपनसेशन अलाउ कर दिया गया। लेकिन अब वही है कि एक्ट को अमेंड कोर्ट नहीं कर सकता, कोर्ट कैन नॉट अमेंड द एक्ट। सिस्टर्स को रिलीफ दी जा सकती है, वेलफेयर लेजिस्लेशन को उसके वेलफेयर ऑब्जेक्ट के हिसाब से इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन लॉ को बदला नहीं जा सकता। आज ये मसला हुआ है, आज किसी को परेशानी हुई है तो वो कोर्ट के सामने आ गया है। हो सकता है कल भी किसी को इसी तरह की परेशानी हो, लेकिन वो कोर्ट के सामने ना आ पाए। चलो ये बहनें तो आ गई सामने, हो सकता है कल को कोई बहन ना आ पाए, फिर हम क्या करेंगे? तो फॉर एन ओवरऑल वेलफेयर दैट द एक्ट sought टू अचीव बैक व्हेन इट वाज enacted, जरूरी है कि उस एक्ट को कंप्लीटली परमानेंटली चेंज कर दिया जाए और उस रेस्ट्रिक्टिव वर्डिंग को हटा दिया जाए, है ना? तो अब देखिए क्या होता है। लेट्स से एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हुआ करता था पहले, एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, जहाँ पे उन एम्प्लॉयज को कंपनसेशन दिया जाता है और उनके डिपेंडेंट्स को कंपनसेशन दिया जाता है अगर किसी वजह से एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है वर्कर्स को या इनकी फैमिलीज को अगर कोई वर्क रिलेटेड इंजरी, डिसेबिलिटी या डेथ हो जाए, है ना? तो एक्ट डिपेंडेंट की को डिफाइन करती है टू इंक्लूड सर्टेन रिलेटिव्स जो उस पर होली या पार्शली डिपेंडेंट हैं, जिससे कि मरने के बाद या फिर इंजरी होने के बाद जो भी पैसा वैसा देना है वो दिया जा सके। So this is the definition that we have already discussed. So there was a need of an amendment that was discussed specifically in this case. अगले केस की तरफ चलते हैं। अगला केस है कनन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। अब यहाँ पे पेटिशनर जो है वो एक कनन है जिसकी शादी शीला से हुई हिंदू राइट्स एंड कस्टम्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इनको बच्चा नहीं हुआ। अब इनको पता चला 2022 में कि एक विजय लक्ष्मी 18 साल की लड़की है जिसने एक बच्चे को डिलीवर किया है क्लूनी हॉस्पिटल पुडुचेरी में, लेकिन वो बच्चे को पाल नहीं सकती। ठीक है, शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड। अब पेटिशनर ने कहा कि भाई हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। वो लड़की मान जाती है विजय लक्ष्मी, और अपने पेरेंट्स और बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी सबकी परमिशन से जो अडॉप्शन है वो कंटिन्यू हो जाता है। अब 5/5/2022 में देयर वाज दिस हिंदू सेरेमनी दैट वाज परफॉर्म्ड विद द चाइल्ड, दत्ता होमन कहते हैं उसको, और इसको परफॉर्म करने वाले थे दंडपानी शर्मा, एक पंडित जिन्होंने हिंदू राइट्स और कस्टम्स के अकॉर्डिंग अडॉप्शन को फॉर्मलाइज किया। फिर अडॉप्शन सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड से वैलिडेट कर दिया गया सब रजिस्ट्रार पुडुचेरी के सामने। नेमिंग सेरेमनी भी परफॉर्म की गई और बच्चे का नाम सात्विका रखा गया, KS सात्विका। अब पेटिशनर ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ के सामने एक सूट फाइल किया जहां पे KS सात्विका को वो लॉफुली अडॉप्टेड डॉटर डिक्लेयर करना चाहते थे, लेकिन और ये डिक्री जो थी उनके फेवर में भी आ गई, कोई अपील भी नहीं फाइल हुई जिससे डिक्री फाइनल हो जाती है। अब ये पिटिशनर जो है फिर ये थर्ड रिस्पोंडेंट के सामने जाते हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ। यहाँ पे वो चाहते थे कि बच्ची के बर्थ सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट हो जाए और बच्ची के अडॉप्टिव पेरेंट्स का नाम उसके बर्थ पेरेंट्स की जगह पे आ जाए। ठीक है,
So they wanted to include child's adopted name as the names of the adoptive parents. किसे KS सात्विका नाम है उसका, तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट में we want that name only, KS सात्विका. अब इसने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कह के कि भाई आपको तो जेजे के सामने अब जाना था, जेजे इज जुवेनाइल जस्टिस अथॉरिटी, और ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आपको अडॉप्शन का ऑर्डर लाना था, तभी जाके ये जो हम अमेंडमेंट है वो कर सकते थे. वो क्यों कहा उसने ये समझ लेते हैं. 2022 के बाद अडॉप्शन का जो सिस्टम था वो जेजे एक्ट के और डीएम के, जेजे एक्ट के थ्रू डीएम के अंडर चला गया था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर चला गया था. ठीक है, अगर चाइल्ड ऑर्फन है, सरेंडर्ड है या अबैंडन्ड है तो अडॉप्शन कारा सीडब्ल्यूसी प्लस डीएम ऑर्डर से ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अडॉप्शन ऑर्डर देता है. ठीक है, लेकिन बहुत ही प्राइमरी कंडीशन है जो मैंने अभी बोली, बच्चा अबैंडन्ड, ऑर्फन या सरेंडर्ड होना चाहिए. ठीक है, अब रजिस्ट्रार ने ये अज्यूम कर लिया कि बच्चा जो है वो किसी भी तरह का अडॉप्शन क्यों ना हो वो इसी कैटेगरी में आएगा और डीएम से ऑर्डर लाने पड़ेंगे, तभी जाके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट एटसेट्रा में जो भी चेंज लाने हैं वो आ सकते हैं. तो डीएम का अप्रूवल लेकर आओ. अब हाई कोर्ट में ये चीज क्लैरिफाई हो गई कि भाई जेजे एक्ट हामा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग ट्रैक्स हैं. कोर्ट ने सेक्शन 56 क्लॉज 3 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को कोट किया, जिसमें लिखा हुआ है नथिंग इन दिस एक्ट shall apply to adoptions made under Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956. मतलब अगर कोई अडॉप्शन हिंदू अडॉप्शन एक्ट के थ्रू हो रहा है तो जेजे एक्ट का एक वर्ड भी, एक मैंडेट भी उस अडॉप्शन पे नहीं लगेगा. तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर, कारा, सीडब्ल्यूसी, कहीं कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है, कोर्ट हेल्ड that section 56(3) of the Juvenile Justice Act explicitly states कि भाई ये एक्ट is nothing in this act shall apply to the adoption made under the Hindu Adoption and Maintenance Act. HAM एक्ट जो है, हाँ माँ बोलती हूँ मैं तो HAM एक्ट सेल्फ कंटेन्ड कोड है जिसमें पूरा मैनर दिया हुआ है जिससे अडॉप्शन दो हिंदूज कर सकते हैं और कौन वो हिंदू हैं जो इस तरह के अडॉप्शन के लिए एलिजिबल हैं. जेजे एक्ट का कोई प्रोविजन नहीं है जो हिंदू पर्सनल लॉ पर किसी भी तरह का एक ओवरराइडिंग इफेक्ट कैरी करे. चाइल्ड एलिजिबिलिटी अंडर डिफरेंट एक्ट, कोर्ट ने नोट किया कि जो बच्चा इन क्वेश्चन, द चाइल्ड इज नीदर अबैंडन्ड नॉर सरेंडर्ड नॉर ऑर्फन, ना तो ऑर्फन है, ना अबैंडन्ड है, ना सरेंडर्ड है, एज डिफाइंड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. रेगुलेशन 4 अडॉप्शन रेगुलेशंस 2022 सिर्फ उन बच्चों पर लगता है जो कि अबैंडन्ड, ऑर्फन या सरेंडर्ड होते हैं. उन बच्चों पे नहीं लगता जिन्हें पर्सनल लॉज में अडॉप्ट किया जा रहा है. इस बच्चे को जो अडॉप्शन के लिए दिया गया है वो सबसेक्शन में फॉल ही नहीं कर रहा है ना. उसे तो मतलब विद फुल कंसेंट, बच्चा अनाथ थोड़ी है, माँ है उसकी, दादा दादी है उसकी, पूरा परिवार है उसका, परिवार पाल नहीं सकता उसको. ठीक है, तो पूरी आमादगी के साथ उस बच्चे को अडॉप्शन में दिया गया है, तो ना तो सरेंडर है, ना अबैंडन्ड है, ना ही ऑर्फन है. अब कोर्ट ने ये नोट किया कि हालांकि सेक्शन 9 में दोनों पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकल फादर की आइडेंटिटी अननोन थी और पॉक्सो में कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया गया था. ठीक है, तो यहाँ पे फादर का जो रिक्वायरमेंट है वो इनएप्लीकेबल हो जाता है. बायोलॉजिकल मदर ने बच्चे के लिए अडॉप्शन के लिए कंसेंट दे दिया है और उसका डेपोजिशन भी है जिसमें वो कह रही है कि भाई मैं अपनी पूरी होश और हवास में बच्चे को देती हूँ. ग्रैंड पेरेंट्स ने इस अडॉप्शन डीड को एग्जीक्यूट भी कर दिया है, इनवैलिडेट नहीं किया, मदर का कंकरेंस भी आ चुका है. तो भाई देयर इज नथिंग दैट स्टॉप्स और इनवैलिडेट्स दिस अडॉप्शन. इट इज कंप्लीटली लीगल इन एवरी सेंस. Civil court had decreed the suit in granting declaration and injunction after trial and hearing witnesses, and this decree had attained finality. Respondents are bound by the decree passed in the suit, which cannot be set at naught by an administrative order. Purpose adoption laws का है कि benevolent legislations हैं ये जो shelter and protection देते हैं उन बच्चों को जिनके पास घर नहीं होता है. इसलिए ये प्रोसेस जितना भी स्मूथ और एफिशिएंट रहे उतना अच्छा है, ताकि एक बच्चे को परमानेंट केयर प्रोटेक्शन मिल सके, फैमिली मिल सके, उसका फिजिकल इमोशनल और रिलेशनल इमोशनल नीड सेफगार्ड किया जा सके. ठीक है, फाइनली ये जो इम्प्यून्ड ऑर्डर था इसको सेट असाइड कर दिया गया. इसको कहा कि भाई फ्रेश बर्थ सर्टिफिकेट दो, बच्चे का जो नाम रखा गया है उसको ऐड करके दो. सो दिस वाज द केस.
हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एक लेजिस्लेशन है जो हिंदूज में अडॉप्शन और मेंटेनेंस को गवर्न करता है। तो वो लोग जो हिंदूज हैं बाय रिलीजन इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स, उनके अडॉप्शन पे लगता है। कंसोलिडेट एंड अमेंड्स द लॉ रिलेटिंग टू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस अमंग हिंदूज। सेक्शन 6 में रेक्विजिट्स दिए गए हैं वैलिड अडॉप्शन के। कोई भी अडॉप्शन वैलिड नहीं होता जब तक कि अडॉप्टिंग पेरेंट में कैपेसिटी नहीं है एंड राइट टू टेक एन मतलब उसके पास कैपेसिटी और राइट नहीं है अडॉप्शन में लेने का। जो बच्चा अडॉप्शन के लिए दे रहा है उसके पास कैपेसिटी नहीं थी देने की। The person adopted is capable of being taken in adoption. The adoption is made in compliance with other conditions mentioned in the act. ये बेसिक से 4 requisites हैं। सेक्शन 9 में डिफाइन कर रखा है उन लोगों को जो बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं, ठीक है। ओनली फादर, मदर, गार्डियन ऑफ अ चाइल्ड, ये हैं। फादर इफ अलाइव हैज प्राइमरी राइट टू गिव एन अडॉप्शन but must have the mother's consent unless she has renounced the world, ceased to be a Hindu or been declared of unsound mind. मदर बच्चे को अडॉप्शन में दे सकती है अगर बाप मर गया है, रेनाउंस कर दिया है, हिंदू नहीं रहा है या फिर अनसाउंड माइंड का है। दोनों पेरेंट्स अगर डेड है, रेनाउंस कर चुके हैं, बच्चे को अबैंडन कर चुके हैं या फिर अनसाउंड डिक्लेयर किए जा चुके हैं, पेरेंटेज अननोन है, तो गार्डियन बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है। कोर्ट सेटिस्फाई होना चाहिए कि अडॉप्शन बच्चे के वेलफेयर के लिए था और इस अडॉप्शन के एवज में किसी तरह का पेमेंट और रिवॉर्ड ना ऑफर किया गया ना एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से बिल्कुल अलग है, सेल्फ कंटेंट कोड है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो एक्सप्लिसिटली अपने आप को एक्सक्लूड कर देता है उन सारे अडॉप्शन से जो इस एक्ट में किए गए। सिंपल से केसेस थे, डायरेक्ट इनका एप्लीकेशन है और आज के सेशन में हम यहीं रुकते हैं। अगले सेशन में इसी तरह के केसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।